Welcome back. Good morning, students. So we are on our third part of this first session. So gravitation chapter का हम लोग आज थर्ड पार्ट देख रहे हैं. Today this will be our last video for the day. ये है Kepler's law. So welcome 10th physics, 10th SSC and this is Digvijay Singh. So today we will be seeing Kepler's law. ठीक है. So देखिए जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मेहनत करके रखी, फिर उसके ऊपर डेवलप किया गया. तो कुछ गैलीलियोस के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिसके ऊपर केपलर ने सोचा. तो थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, तो पहले मैं आपको बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ. टेक्स्ट बुक का हम लोग पेज नंबर पढ़ रहे हैं 3. तो पहला है, केपलर ने 3 लॉ बनाए. उन्होंने 3 लॉ गवर्निंग 3 लॉ दिए. उसमें से पहला लॉ है कि जो भी हमारा प्लानिटरी सिस्टम है सोलर सिस्टम में, उसमें जो प्लैनेट है, अभी आज की तारीख में हमारे पास 8 प्लैनेट है. नाम याद है आपको? मार्स, वीनस, अर्थ, मरकुरी, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, और एक कौन सा बचा? मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून. एक और कौन सा बचा? यूरेनस. सो 8 प्लैनेट्स हैं. तो ये 8 प्लैनेट जो हैं ये सन के रिवॉल्व अराउंड घूमते हैं. देखिए अभी फिजिक्स में कैसा है ना, बहुत सारी चीज़ें आपने 9th में भी देखा होगा, मैंने आपको समझाया था जब हम लोगों ने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था कि बहुत टाइप ऑफ मोशन होते हैं, पर हम लोग कौन सा मोशन कंसिडर करेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन. जैसे आपको याद होगा, हम लोग बोलते थे बारामती से पुणे जाना है तो 100 किलोमीटर, तो स्ट्रेट लाइन बनाते थे हम लोग. क्या वो स्ट्रेट लाइन है? हमें पता है हम बारामती से पुणे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं. ऐसे 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 घाट आता है, क्या क्या आता है. बट फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हम अजम्पशन लेके ही चलते हैं. तो इसमें एक मेजर अजम्पशन है, आपको मैं एक समझा देता हूँ, ये आगे बहुत बार आने वाला है. बहुत बार अगर सपोज ये सन है, इसके अराउंड में हमें प्लैनेट दिखाना है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि प्रॉपर एक सर्कुलर शेप में उसके अराउंड घूम रहा है. और इसी का एक्चुअल वर्जन है कि वो एक्चुअली प्योर सर्कुलर शेप नहीं होती है, वो इलिप्टिकल शेप होती है. ठीक है, अंडाकार जिसको बोलते हैं, एलिप्स, ओवल शेप, एक अंडे की तरह उस तरीके से घूम रहा है. इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सर्कल, इट्स अ ओवल शेप. तो केपलर साहब, तो वही ये फिजिक्स में हम लोग इस तरीके से, साइंस में बहुत बार अजम्पशंस चेंज करते रहते हैं. तो केपलर साहब का पहला लॉ यही था, जो साइंटिस्ट थे केपलर, उनका फर्स्ट लॉ यही था, द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज ऑलवेज इन द इलिप्टिकल शेप. इलिप्स में, एक इलिप्स के फॉर्म में वो उसके अराउंड घूमता है, और जिसमें सन की पोजीशन जो है वो वन ऑफ द फोकाई, एक प्रिंसिपल फोकाई के रूप में रहती है. तो जैसे आपको पता है फोकस का ये प्लूरल है, फोकाई. तो जैसे हमें सर्कल के सेंटर एक होता है, वैसे इलिप्स क्या है, देखिए आप पहले समझिए, आपकी बुक में दिया है बहुत अच्छे से. ये हायर साइंस है, 11th 12th का है. कोन पता है आपको? सर्कस वाला कोन, आइसक्रीम कोन, टोपी. कोन को अगर मैं एक स्ट्रेट कट करूँ ऐसा, तो मुझे यहाँ जो मिलेगा ये सर्कल मिलेगा. आपको क्लिक कर रहा है? इमेजिन कीजिए, 3D इमेजिनेशन. अगर एक कोन है मेरे पास, को मैं स्ट्रेट कट करूँ तो मुझे एक सर्कल मिलेगा यहाँ पे. बराबर है? ये एक सर्कल है, नीचे वाला पार्ट पूरा एक सर्कल है. बराबर है क्या? नीचे एक पूरा सर्कल है. कोन को आप एक जगह रखेंगे तो सर्कल बनेगा. बट अगर कोन को मैं स्लैंटली कट करूँ, स्लैंट थोड़ा सा टेढ़ा, तो ये जो है ये प्रॉपर सर्कल नहीं मिलेगा मुझे, ये एक ऐसा अंडाकार शेप मिलेगा. इसको बोलते हैं इलिप्स. और इस इलिप्स में एक सेंटर नहीं होता है, बल्कि 2 फोकस होते हैं, एक इधर और एक इधर, F1 F2. क्लिक कर रहा है आपको? सो इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक इधर और एक इधर, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है. तो ये इस तरीके से है. ये आपको आगे भी समझ में आएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बुक में भी समझाया आपको. देखिए कैसे समझाऊँ मैं आपको ये. सपोज ये दो मेरे पास 2 कील है, नेल्स. ठीक है, ये दोनों फिक्स्ड है. ये सपोज ये ज़मीन में गड़े हुए हैं, दोनों फिक्स्ड है ये. और अब मेरे पास एक रस्सी है जो इसके अराउंड जा रही है और थोड़ी सी लंबी है. ठीक है, आप इमेजिन कर पाएंगे? ठीक है, सपोज मैं ये छोटा सा करके बनाता हूँ. ये 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं और मेरे अराउंड इसके चारों तरफ एक रस्सी है जो कि थोड़ी सी लंबी है, जो मैंने हाथ से टाइट करके रखी, मतलब इधर से टाइट हो रही है वो रस्सी, यहाँ पे टाइट होके इधर से खींच कर रखाऊँ. अब मैं उस रस्सी को चाहे इधर लाऊँ चाहे इधर लेके जाऊँ, वो उतनी ही रस्सी है, उसका सर्कमफ्रेंस चेंज हो रहा है. या फिर उसको इवन घुमा के मैं इस तरफ एग्जैक्टली इसके स्ट्रेट ले आऊँ, या फिर घुमा के इस तरफ भी ले आऊँ, या इस तरफ भी ले आऊँ, या एकदम इसके स्ट्रेट में लाऊँ. आपको क्लिक कर रहा है? मैं उस रस्सी को कहीं भी घुमाऊँ, ऐसे करूँ,
इनका आपस का डिस्टेंस चेंज होते रहेगा पर उस रस्सी का डिस्टेंस उतना ही है सर्कमफ्रेंस। तो ये आपके बुक में एग्जाम्पल में अच्छे से बताया, जैसे ये पॉइंट से आप इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस वो सेम ही रहेगा, चाहे इधर का डिस्टेंस हो, चाहे वो डिस्टेंस इधर का और इधर का हो, चाहे वो डिस्टेंस इधर का हो, यहाँ से यहाँ का हो, यहाँ से यहाँ का हो, यहाँ से यहाँ का हो, या एकदम स्ट्रेट में जाके ऐसा लेंगे तो भी वही होगा। ये बहुत आइडियल केस हो गया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सो इसको बोलते हैं इलिप्स। इलिप्स इज अ ऑप्टिकल शेप, इलिप्टिकल शेप, ओवल शेप, जिसमें दो फोकाई होते हैं F1 F2। सो केपलर का लॉ ये था पहला कि जो सन है वो किसी एक प्रिंसिपल फोकाई पे रहेगा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, और जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल शेप में उसको रेवोल्यूशन करता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, आपको शायद याद होगा। एक होता है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, अपने एक्सिस पे खुद घूमना, अपनी धुरी पे गोल गोल घूमना, अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, और एक होता है रेवोल्यूशन, सन के अराउंड घूमना, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, सो पहला केपलर्स का लॉ आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक में दिया है, इंग्लिश में बोल्ड लेटर में, आप समझ लीजिएगा। ओके, दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ इससे ही कनेक्टेड है जो मैंने अभी बताया। अरे बाप रे, ये क्या सब ब्लैक हो गया, ओ कृष्णा। ठीक है, समझ जाइए अभी आप, ये ब्लैक हो गया है। ठीक है, दूसरा लॉ इससे कनेक्टेड ये है, केपलर्स का दूसरा लॉ क्या बोला है उन्होंने कि सन से, सपोज मैं यहाँ पे प्रिंसिपल फोकाई है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल फोकाई है, मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज ये सन है, ठीक है, और ये मेरा प्लैनेट है। तो अब ये जो सन है मेरा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक, एक टाइम टी यहाँ से लेके यहाँ तक चला। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? एक प्लैनेट था P, ये सन था S, ये टाइम T के बाद इस पोजीशन से इस पोजीशन पे प्लैनेट P यहाँ पहुँच गया। तो इस टाइम पीरियड में जितना वो स्वीप करता है एरिया, सन के एंगल से उसने जितना एंगल स्वीप किया, इतना एंगल स्वीप किया, ठीक है, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना टाइम पीरियड में स्वीप किया, क्लिक कर रहा है आपको, उतना ही एंगल वो, ये टाइम अगर T सेम रहेगा, अगर टाइम T सेम रहेगा, दूसरी जगह पे भी वो सेम एंगल स्वीप करेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर दूसरी जगह यहाँ पे होगा तो वो टाइम T ही होगा, पर ये इतना एंगल स्वीप करेगा। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो प्लैनेट और सन को ज्वाइन करती है लाइन, वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम टी, तीनों जगह उसने टाइम टी ही लिया है, उसमें इक्वल एरिया को स्वीप करती है। अगर इस टोटल एरिया को मैं कवर करूंगा तो कुछ एक आएगा, सपोज मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ 100 मीटर स्क्वायर, तो इसमें भी 100 मीटर स्क्वायर और इसमें भी 100 मीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है चेंज, इसका लॉजिक क्या है आप समझिए। यहाँ पे ये मोटू है, बहुत चौड़ा है, यहाँ पे ये पतलू है, बहुत लंबा है, पर आप एरिया देखेंगे तो शायद सेम ही आएगा। इसका दूसरा मतलब ये है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि जब भी कोई प्लैनेट सन से दूर होता है वो स्लो चलता है। दिख रहा है क्या आपको? सपोज ये टाइम 1 घंटा था, तो 1 घंटे में ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही पहुंचा सिर्फ, पर जब भी कोई प्लैनेट सन के पास होता है तो वो 1 घंटे में सटाक करके भाग गया दूर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने यहाँ से लेके यहाँ तक। सो वेन एवर अ प्लैनेट इज नियर टू द सन इट ट्रेवल्स फास्टर, and whenever is the planet away from the sun it travels very slow। इसके लिए आपको समझ में आएगा सन के बाजू में जो प्लैनेट है उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बहुत कम है। वीनस का, मर्करी का 64 डेज, 84 डेज ऐसा रहता है। उसी की जगह जो जुपिटर है उसका 64 ईयर्स है, उसको 64 ईयर्स लगते हैं एक सन का चक्कर लगाने के लिए। अर्थ को 1 साल लगता है क्योंकि हम एक मॉडरेट डिस्टेंस पे हैं। जितना प्लैनेट सन से दूर होगा उसकी उतनी स्पीड स्लो होगी, जितना प्लैनेट सन के पास होगा उसकी उतनी स्पीड फास्ट होगी। ये सेकंड रूल था। तो उसको उन्होंने सिर्फ इतने तक ही समझाया। ये जो पॉइंट मैंने बोला ये बुक में नहीं दिया है, तो प्लीज नोट कीजिए कि जब भी प्लैनेट सन के पास होगा तो फास्ट चलेगा। देखो टाइम उसको उतना ही लगा पर उसने डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल किया। टाइम टी ही लगा पर यहां से लेके यहां तक चला गया वो। इस जगह भी टाइम टी ही था पर यहां से लेके यहां तक, मतलब शायद अगर मैं इस पॉइंट के लिए बनाऊं तो एकदम छोटू से ही बनेगा शायद।
सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं बस इतना ही टाइम ट्री में इतना ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो सबसे स्लो होगा जितना दूर होगा तब। पर अगर आप एरिया करेंगे तो एरिया सेम आएगा, इसका भी उतना ही एरिया होगा और इसका भी उतना ही एरिया होगा। सो दिस वाज आवर सेकेंड केप्लर्स लॉ। ठीक है, नाउ थर्ड लॉ, वापस मैं इसको रब करता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है, आई विल क्लीन दिस बोर्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ बेयर विद मी, थोड़ा सा ये कुछ प्रॉब्लम है डस्टर में। सो थर्ड लॉ क्या है, अब ये देखिए, थर्ड लॉ केप्लर्स का है, सेकेंड लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ था आपने देखा एलिप्टिकल पाथ एंड सन एट द फोकाई, सेकेंड था इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। नाउ द थर्ड इज, वो भी इसी से रिलेटेड है। थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, देखिए ये है सन, ये है प्लैनेट। लेट अस अज्यूम इस प्लैनेट को पूरा एक चक्कर लगाने के लिए टाइम लगा t, ठीक है, इसको टाइम लगा t1, तो हम लोग ये प्लैनेट 1 बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसको टाइम लगा t1। और मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि जब हमें चाहिए तब हम इसको इलिप्टिकल शेप दे देते, जब चाहिए तब हम इसको सर्कुलर शेप भी दे देते। सो इसका एक मीन डिस्टेंस अगर हम बोलेंगे, सपोज इस प्लैनेट के अराउंड इसको हम बोलेंगे सर्कल के अराउंड, ये देखिए हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, पर एक उसका मीन एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे तो किस रेडियस पे वो घूम रहा है, अगर इसको मैं सर्कुलर मोशन करूंगा तो उसको हम समझेंगे r। तो सपोज हम लोगों ने उसका मीन डिस्टेंस, ये प्लैनेट 1 है तो हम r1 लेते हैं। तो अगर t1 उसका टाइम पीरियड और रेवोल्यूशन है और r उसका मीन डिस्टेंस है सन और प्लैनेट के बीच का मीन डिस्टेंस, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि t का स्क्वायर और r का क्यूब, ये आप कभी भी करेंगे वो हमेशा एक कांस्टेंट ही होगा, ये हमेशा एक कांस्टेंट ही होगा। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ, मेरा वीडियो यहाँ, अच्छा ठीक है आपको दिख रहा है। इसका मतलब सपोज ये, जैसे मैं एग्जांपल के लिए, ये सपोज शायद ये है यूरेनस, बहुत दूर था, अब मैं दूसरा एक लेता हूँ छोटा सा, सन अभी भी यहीं है पर शायद ये होगा वीनस या मरकरी, तो इसका टाइम पीरियड होगा t2, इसको कम टाइम लगेगा, इसका रेडियस भी r2 होगा, कम होगा। तो अगर इसका भी मैं t2 स्क्वायर बाई r2 क्यूब करूंगा, वो भी वही नंबर आएगा जो ये नंबर आया था, ये पॉइंट है। सो द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट एंड टू द रेशियो ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस विद द सन, उसका क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन, डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये केप्लर साहब का थर्ड रूल था। तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो प्लैनेट छोटा पास में हो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, या फिर वो प्लैनेट बड़ा डिस्टेंस वाला, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, कुछ भी हो, नेपट्यून, कुछ भी हो, उसका अगर आप टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t स्क्वायर निकालेंगे और उसका मीन डिस्टेंस r क्यूब करेंगे, उन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। सिमिलरली अगर आप इसका छोटे वाले प्लैनेट का, उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर करेंगे और उसके मीन डिस्टेंस का क्यूब करेंगे, तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा। तो ये केप्लर्स का थर्ड लॉ था। तो मैं उसको पढ़ देता हूँ, आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया है क्लियरली। द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, इसका मतलब वो वही बोल रहे हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। इसको मतलब अगर हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, सो वो बोल रहे हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तो थोड़ा सा चेंज है, मैंने इसको आपको आगे वाला स्टेप बता दिया, पीछे वाले स्टेप में है कि टाइम स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द सन एंड द प्लैनेट। ठीक है, सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। सो इस तरीके से ये केप्लर्स के तीनों लॉ हैं, और इन तीनों लॉ को ही फाइनली गैलीलियो की फाइंडिंग्स के साथ और केप्लर साहब के जो केप्लर्स जी ने जो ये फाइंडिंग्स 3 लॉ निकाले, इन सबको सोचने के बाद में न्यूटन आए और उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उस तरीके से दिया है। सो आई थिंक ये हमारे तीनों लॉ क्लियर है, और डायग्राम में बुक में टेक्स्ट बुक पेज नंबर आपका है 3 बुक का, काफ़ी अच्छे से बताए गए हैं, समझाए गए हैं। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। लॉ 1 था कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल शेप में घूमता है, और सन जो है वो वन ऑफ द प्रिंसिपल फोकाइज में रहता है, F1 या फिर F2 किसी भी जगह रह सकता है। सेकेंड रूल था कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल एरिया स्वीप करता है। स्वीप मतलब झाड़ू मारने से बोलते हैं ना, स्वीप द फ्लोर। तो वो यहाँ से यहाँ तक इतना फ्लो किया, तो फिर वहाँ से वहाँ तक इतना फ्लो करे, तो एरिया जो है वो सेम रहेगा। तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसका मतलब ये है कि जब भी प्लैनेट सन के पास होता है तो फास्ट चलता है, और जब भी प्लैनेट सन से दूर होता है तो स्लो चलता है। ये ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट था
तीसरा जो लॉ था केपलर का वो था कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, एक प्लैनेट को सन के अराउंड रेवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है उसका स्क्वायर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द सन एंड द प्लैनेट। तो उस प्लैनेट और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस, अगर मैं उसको सर्कल की शेप में पकड़ूं तो वो जो आर है उसका क्यूब, सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या फिर टी स्क्वायर बाई आर क्यूब करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा हर बार। तो ये 3 लॉ थे, तीनों लॉ बुक में बहुत अच्छे से दिए हैं पेज नंबर 3 में। आई थिंक आप ये देख के समझ जाएंगे। तो आज हमारा डे 1 का ये तीनों सेशंस खत्म हो गए। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, पहला वीडियो 18 मिनट्स का था, दूसरा वीडियो 9 मिनट्स का था और ये वीडियो कुछ 15 मिनट्स का है। सो अराउंड हमारा 45 मिनट्स के एवरेज हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ व्हाट्सएप मी और कॉल मी। ओके, थैंक यू।